in association with Cuckoo FM. अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जवाबदेही। दर्शकों के सवाल हमारे जवाब। कई दर्शक ये पूछते हैं कि हम नेता नगरी के लिए सवाल कैसे पूछ पाए, तो पहले तो इसी सवाल का जवाब देते हैं। नेता नगरी में सवाल पूछने के लिए इस वक्त आपको स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी नजर आ रहा होगा। हमारे प्रोड्यूसर अभिषेक जी के सौजन्य से ये ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर पूरी बातचीत के दौरान नजर आता रहेगा। आप इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल भेज सकते हैं, ये एक तरीका है पूछने का। इसके अलावा नेता नगरी के वीडियो को अगर आप ललन टॉप की वेबसाइट या ऐप पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर सवाल पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं या ट्विटर पर, इसके लिंक के नीचे आपने टिप्पणी की है तो वहां पर भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे धैर्यवान प्रोड्यूसर अभिषेक जी सारे ही रिस्पॉन्सेस को स्कैन करते हैं और उसमें से जो सवाल उचित लगते हैं वो हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। चलिए निखिल जी, क्या है इस हफ्ते का सवाल? का सवाल पार्थ उपाध्याय पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये बेहतर नहीं होगा आपके समझ में कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ाई जाए या फिर 1900 के बाद का इतिहास पढ़ाया जाए बजाय राजा महाराजा और सुल्तनतों के बारे में? नहीं, ये तो मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। आपका इतना लंबा इतिहास है, हम कोई अमेरिका और दूसरे मुल्कों की तरह नहीं जहां पर लिखित इतिहास ना हो, तो क्यों नहीं पढ़ा जाए? आपको पता होना चाहिए जब आपके सामने किसी मैग्ना कार्टा का जिक्र हो तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में भी एक हम्मुराबी संहिता थी। जब आपके सामने किसी बड़ी विदेश की यूनिवर्सिटी का जिक्र हो या देश की भी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ नालंदा और तक्षशिला की कैसी गौरवशाली परंपरा रही है। मैं खुद चुनाव में गया था तो नालंदा के र्यूम्स में होकर आया, बताया गया यहाँ पे इतने बौद्ध भिक्षु रहते थे, यहाँ लाइब्रेरी थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि खिलजी ने और उसके सेनापतियों ने किस तरह से आग लगाई। अगर आप अपने इतिहास से संवाद नहीं रखोगे तो फिर कैसे आप अपने वर्तमान करोगे? बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। और हमारे यहाँ तो काल की बड़ी सातत्य की अवधारणा है, चरे वेती चरे वेती। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इतिहास कोई अभी ये 70 साल से थोड़ी ना शुरू हो गया। 70 साल बड़ा कीवर्ड है भाई। सार्थक वशिष्ठ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनका आरक्षण पर सवाल है। बीते दिनों मोदी सरकार ने एमबीबीएस की सीटों में भी और नीट की सीटों की बात करें तो इसका आरक्षण लागू कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि देश की आजादी के 75 साल बाद आरक्षण की समीक्षा करवाकर सरकार को इसे नए ढंग से लागू करना चाहिए ताकि अभी जो लोग आमधारा में नहीं आ पाए हैं उन तक पहुंच जाए और जो लोग अब संपन्न हो चुके हैं उनको ये लाभ अब रोक दिया जाए? इसका कोई एक वाक्य में जवाब नहीं है। मेरे 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, कई लोग आरक्षण पर उंगली उठाते हैं। आज जब हम आपसे निखिल बात कर रहे हैं तो एक सुर्खी चल रही है बीते 24 घंटे की कि हॉकी टीम की मेंबर हैं वंदना कटारिया, उनके घर के बाहर जाकर कुछ लोगों ने जाति सूचक शब्द कहे। ठीक है, पहली बात। साल भर ही ऐसी खबरें आती रहती हैं कि जाति के आधार पर, तो जाति एक सच्चाई है और ये भी एक सच्चाई है कि इस देश में ऐतिहासिक रूप से कुछ जातियों के साथ अन्याय हुआ है। अस्पृश्यता से लेकर सामाजिक भेदभाव और जो समाज का पिरामिड है उसमें उनको नीचे माना गया, उनको संसाधनों पर उतना अधिकार नहीं मिला। तो उसको डील करने के लिए आपको अफर्मेटिव एक्शंस की जरूरत है। रिजर्वेशन उनमें से एक है, इकलौता नहीं है। सबसे बड़ा अफर्मेटिव एक्शन तो उसमें ये हो सकता है कि कास्ट के बारे में बात करने के बाद इंटरकास्ट मैरिज को खूब प्रमोट किया जाए। और कई लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि साहब इंटरकास्ट मैरिज ही सॉल्यूशन है। इंटरकास्ट मैरिज सॉल्यूशन नहीं है, वो उस सॉल्यूशन तक जाने का एक जरिया है। इंटरकास्ट मैरिज के पीछे का मकसद ये होता है कि वर और वधू, लड़का और लड़की, दोनों ही अपनी जातीय पहचान या जातीय श्रेष्ठता से बाहर निकले और उनको समझ में आए बॉस दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत मजेदार है। तुम्हारा गोत्र, तुम्हारी जाति के उत्सव, दुनिया सिर्फ इतनी नहीं है। थोड़ा सा चिल करो डूड, थोड़ा सा बाहर जाकर देखो। और उसी जाति ग्रंथि से बाहर निकलते निकलते आप जेंडर की ग्रंथि से भी निकले। क्रांति सिर्फ इतने से नहीं हो जाएगी या प्रगति इतने से नहीं हो जाएंगे कि आपने एक कथित ऊंची या कथित नीची जाति में शादी कर ली। आप एक पुरुष के तौर पर, एक महिला के तौर पर कितने इवॉल्व हो रहे हैं। तो एक तो ये सोशल लेवल पर चीज है। दूसरी चीज, कई लोग कहते हैं, बिल्कुल वाजिब सवाल है कि साहब कोई बहुत गरीब है, सवर्ण है, तो उसके साथ अन्याय क्यों हो, और बेहतर है कि आप एग्जाम का बार नीचे करने के बजाय जो तैयारी के लेवल पर चीजें हैं वहां पर रिसोर्सेज बढ़ाओ। तो मुझे लगता है कि इस पर भी विचार होना चाहिए। और बाकी 10% रिजर्वेशन तो आ ही गया है। और तीसरी और जो महत्वपूर्ण बात है जिसपे मैं बहुत दृढ़ता से विश्वास करता हूँ,
और चूंकि मैं कोई नेता नहीं हूं, तो मुझे ये भी डर नहीं है कि वोट खोएंगे। इस देश में आरक्षण पर नए सिरे से बहस भी होनी चाहिए और इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि जिन वर्गों को आरक्षण मिला है उनमें भी एक क्रीमी लेयर बिल्ड हो गई है ना। तो जिन्हें वाकई आरक्षण की ज्यादा जरूरत है, क्या उन तक आरक्षण का लाभ पहुंच रहा है? ये आप तभी तय कर पाओगे जब आप आरक्षण के स्ट्रक्चर की, किसको फायदा मिला उसकी समीक्षा करोगे। और इसी के साथ फिर एक वो चीज जुड़ी जाती है कि सारी समीक्षा के लिए, क्योंकि आपके यहाँ जाति के आधार पर आरक्षण है, आपको कास्ट बेस्ड सेंसस करनी पड़ेगी। बसपा मांग कर रही है, जेडीयू मांग कर रही है, आरजेडी मांग कर रही है, तो वही पंडोरा बॉक्स है जो कभी ना कभी खुलेगा। तो इट्स अ लॉन्ग डिबेट, इसमें बहुत प्लस माइनस है। और देश के किसी भी नागरिक को, वो किसी भी जाति का हो, ये नहीं लगना चाहिए कि वो अमुक जाति में पैदा हुआ इसलिए उसके साथ अन्याय हुआ। एक हिस्टोरिकल मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए जिनका उस मिस्टेक में कोई योगदान नहीं है, उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। उत्कर्ष ठाकुर का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि अभी अभी वो 12वीं पास हुए हैं सीनियर स्कूल और उनको कोर्सेज का चुनाव करना है, तो वो कह रहे हैं कि बीजेएमसी पहले कर लें या फिर ग्रेजुएशन कर लें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। देखो भाई, मैं उरई के दयानंद वैदिक कॉलेज से पढ़ा हूँ, डीवीसी से, इंटरनेट पर कई जगह कानपुर लिखा रहता है। कानपुर से मैंने 12वीं की पढ़ाई की है ना। उसके बाद मैंने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई की, फिर मैंने जेएनयू से पढ़ाई की लिटरेचर की। मेरा ये मानना है कि मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के नाम पर देश में जो ज्यादातर कॉलेज और इंस्टीट्यूट खुले हैं, वो आपसे पैसा गांठने की फिराक में रहते हैं। उनके उनके जो ग्लॉसी शीट्स वाले पेपर हैं, सिलेबस हैं, उनमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी होती हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको जर्नलिज्म करनी है तो आप ग्रेजुएशन के बाद कोई कोर्स कर सकते हैं। कई अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं, अच्छे टीचर भी हैं। मैं खुद आईएमसी का पढ़ा हुआ हूँ, वहां पे भी अभी आवेदन की तारीख निकली है आईआईएमसी में, इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। लेकिन जो 12वीं करके आ रहे हैं, मेरी मेरी उनको अपनी लिमिटेड नॉलेज में सलाह ये है कि आप किसी विषय में अच्छे से ग्रेजुएशन करें। और अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो मेरी अगर सलाह माने तो आप पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, है ना, इस तरह के विषय पढ़ सकते हैं। लिटरेचर भी पढ़ सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी का लिटरेचर। अगर आप मान लीजिए ये नहीं भी पढ़ते हैं, कोई और कोर्स भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ भी आप जर्नलिज्म की तैयारी कर सकते हैं। 2-3 बड़े बेसिक से मंत्र हैं। भाषा पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और इससे मेरा तात्पर्य ये नहीं कि आप बोलते, जी आप बोलते बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन लिखते हैं तो वर्तनी की गलतियां होती हैं। अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। किसी भी भाषा में आप पत्रकारिता करना चाहते हो, लेकिन आपको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान है जो अंग्रेजी में उपलब्ध है, तो उसके प्रति बैर का भाव नहीं रखना चाहिए। और विषयों को गहराई से समझने के लिए आप पत्रिकाएं पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, किताबों के बेस्ड प्रोग्राम देखिए, सतही न रहे। अगर ये 2-3 चीजें आप करेंगे, भाषा पर पकड़ और दूसरी भाषाओं को लेकर बैर नहीं, और खूब अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, तो भविष्य उज्जवल है। जैसे मेरे साथी निखिल करते हैं। निखिल इज अ हिंदी जर्नलिस्ट, निखिल इज अ हिंदी जर्नलिस्ट, बट ही हैज गुड कमांड ओवर इंग्लिश, और इन्हें अंग्रेजी की चीजें पढ़ने में, समझने में किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं आती है। और निखिल लगातार अपने ज्ञान को परिमार्जित करते रहते हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ नेता नगरी के दर्शकों को कि निखिल का लल्लन टॉप में आधा सिलेक्शन तो उनका सीवी देख के ही हो गया था। बहुत कम लोग हैं जो हिंदी में मौलिक ढंग से अपना सीवी बनाकर भेजते हैं हमारे पास सिलेक्शन के लिए। ज्यादातर लोग कट कॉपी पेस्ट के जंजाल में फंसे रहते हैं। स्किल सेट में लिख देते हैं मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भाई एक 10-15 मिनट के इंटरव्यू में हम कैसे जज करेंगे? तो निखिल ने हिंदी में, बेसिक हिंदी में, लेकिन प्रवाहमान हिंदी में अपना सीवी लिख के भेजा था, और उसके बाद जाहिर इनका टेस्ट और इंटरव्यू भी अच्छा हुआ। तो मौलिकता बहुत आवश्यक है। जैसा निराला लिख गए हैं राम की शक्ति पूजा में, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। सिद्धार्थ सोनकर पूछ रहे हैं आपसे कि वो लखनऊ वाला जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक कैब ड्राइवर और एक महिला के बीच में मारपीट हुई थी, महिला ने कैब ड्राइवर पे हाथ उठाया था, मेरे ख्याल उसी की बात वो कर रहे होंगे। लखनऊ वाला तो वही है वायरल, उस पर आपकी राय क्या? इस देश में स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं, इस देश में पैट्रियार्की है, ये एक सत्य है। लेकिन उस सत्य की जमीन पर खड़े होके अगर कोई लड़की किसी के साथ गलत कर रही है तो उसको किसी भी कीमत पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स, पॉइंट नंबर 1, ताकि
जो असल में पीड़ित लड़कियां हैं, कभी उनकी लड़ाई इन उदाहरणों को देखकर दबाई ना जा सके। दिस पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो हम मीडिया वालों के लिए इंक्लूडिंग ललन टॉप बड़ा जरूरी है, वी शुड नॉट रश टू कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस ओनली। हमें भी पूरी पिक्चर देखने का प्रयास करना चाहिए। एंड इन माय हम्बल ओपिनियन, आई थिंक दैट गर्ल, क्योंकि उनके और भी वीडियो सरफेस हुए हैं जिसमें वो झगड़ रही हैं, बात कर रही हैं, I think she needs help. Yes, and we need to be upfront about it, and we need to be full of empathy about it. मतलब आप देखिए, जैसे हमारे ललन टॉप की न्यूज़ रूम में इस चीज से बहुत बहस होती है। ये वीडियो आया कि शराब पी के लड़की सड़क पे हंगामा कर रही थी, लगे नहीं लगे तो मना कर दिया गया, ऐसा नहीं लगेगा। दीक्षा से इस पर लंबी चर्चा हुई कि शराब पी के पुरुष रात दिन सड़क पे हंगामा करते हैं पर उनके वीडियो वायरल नहीं होते, लेकिन वो स्त्री के होते ही वो तुरंत एक जुगुप्सा वाली चीज हो जाती है। इस झगड़े में भी वो चीज है कि वो एक स्त्री और पुरुष है, लड़की है, उसने मारा, आइडेंटिफाई हो गया, सीसीटीवी में आ गया, पर उस ट्रायल को हम और लंबा ना खींचें, इंक्लूडिंग ललन टॉप। आहान वैसे पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को जो अभी प्रेसिडेंट का पद मिला है, उसमें क्या भारत अपनी पोजीशन को असर्ट करते हुए परमानेंट सीट ले पाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में, और क्या इम्प्लीकेशंस होंगे अगर ऐसा होता है तो? भाई साहब, अगले 20-50 साल तक, जब तक वर्ल्ड ऑर्डर में किसी मेजर इवेंट की वजह से कोई बड़ा चेंज नहीं आता है, ये परमानेंट सीट, ये सब आपको पता है, वहां पे रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, सबके अलग अलग ब्लॉक हैं। आप 2-3 को साथ दोगे, कोई दूसरा वीटो कर देगा, ठीक है। तो ये परमानेंट सीट एक अभी थोड़ा सा एक मृग मरीचिका हो गई जिसको आप चेस करते रहिए। भारत की आप जीडीपी सॉलिड करो, भारत का डिफेंस मजबूत करो, परमानेंट मिले सीट ना मिले, आप चौड़े से रहो, आपका मुल्क चौड़े से रहे। बहुत सारे देश हैं जिनके पास परमानेंट सीट नहीं है, एंड दे आर डूइंग प्रीटी फाइन।